हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में राष्ट्रपति कांग्रेस के कार्यों को कैसे प्रभावित करता है, फिर पढ़ेंगे कांग्रेस राष्ट्रपति के कार्यों को कैसे प्रभावित करता है और कांग्रेस और राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति और कांग्रेस, वहाँ संसद को कांग्रेस कहा जाता है। मैंने बार बार कहा है कि अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जा सकता है और कांग्रेस यानी संसद में दो सदन है, लोकसभा को वहाँ प्रतिनिधि सभा और राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कांग्रेस के कार्यों को कैसे प्रभावित करता है, यानी अमेरिका में राष्ट्रपति संसद के कार्यों को कैसे प्रभावित करता है। तो शुरुआत करते हैं। संविधान के अनुसार व्यवस्थापन कांग्रेस का एकाधिकार है, यानी कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका, तो पूरे संविधान में कानून बनाना, जो संशोधित करना, सब कार्य एकाधिकार किसका है? कांग्रेस का। कांग्रेस यानी संसद का कार्य है, यानी एकाधिकार है और संसद का या कांग्रेस का कानून बनाने में और संशोधित करने में। और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, क्योंकि वहाँ अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाई है, उसमें कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है, यानी सारी शक्ति वास्तविक राष्ट्रपति के हाथ में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भांति व्यवस्थापिका में स्वयं उपस्थित होकर विधेयक प्रस्तावित करने और विधि निर्माण के कार्यों में व्यवस्थापिका को नेतृत्व प्रदान करने का कार्य तो नहीं करता, यानी वो उपस्थित होकर विधेयक नहीं, ब्रिटेन में तो करता है लेकिन अमेरिका में ऐसा राष्ट्रपति नहीं करता, लेकिन वह अनेक प्रकार से कांग्रेस के कार्यों को प्रभावित करता है। कौन कौन से प्रभावित करता है? पहला पढ़ेंगे। पहला कार्य है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि, तो पहला है राष्ट्रपति को अधिकार है कि समय समय पर कांग्रेस को संदेश भेजे। इन संदेशों में वह देश की सामान्य स्थिति की विवेचना करते हुए कांग्रेस को सुझाव देता है कि विद्यमान परिस्थितियों का मुकाबला करने और देश के सामने प्रस्तुत समस्या को हल करने के लिए किस प्रकार का व्यवस्थापन आवश्यक है। संवैधानिक इतिहास से स्पष्ट होता है कि इन संदेशों का प्राय सम्मान किया जाता है और कांग्रेस के व्यवस्थापन कार्यक्रम का श्री गणेश सामान्यतः राष्ट्रपति के संदेश से ही होता है। कहने का मतलब है कि कांग्रेस को जो संदेश भेजता है उसी के आधार पर वहाँ जो कांग्रेस को संदेश भेजता है राष्ट्रपति, उसी के आधार पर वहाँ कानून बनता है और उन संदेश का ध्यान रखते हैं और राष्ट्रपति जो संदेश भेजता है उसका ही श्री गणेश, कांग्रेस का जो कार्य में श्री गणेश यानी शुरुआत इसी से होता है। दूसरा है, यदि राष्ट्रपति समझे कि कांग्रेस के द्वारा अनुचित प्रकार के कानूनों का निर्माण करने की चेष्टा की जा रही है तो राष्ट्रपति निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति को यद्यपि पूर्ण निषेधाधिकार नहीं है वरन मर्यादित निषेधाधिकार ही प्राप्त है, लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा किया गया विलंबकारी निषेधाधिकारी या निषेधाधिकार का प्रयोग विधेयक के जीवन को समाप्त कर देता है। यानी राष्ट्रपति जब कांग्रेस यानी संसद कानून बनाए, कांग्रेस राष्ट्रपति यहाँ के अमेरिका के कांग्रेस कानून बनाते हैं तो वो कानून अनुचित हो उनके पास हस्ताक्षर के लिए भेजे और राष्ट्रपति वापस लौटाए नहीं, वो है निषेधाधिकार, उनका ये निषेधाधिकार है। और ये वापस वैसा का वैसा प्रतिनिधि सभा और ये सीनेट में, यानी कांग्रेस ने वापस 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया तो वो हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है, लेकिन विलंब करने पर वो रद्द ही समझा जाता है, वो कानून नहीं बनता है। तीसरा है, राष्ट्रपति को कार्यपालिका आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिसका प्रभाव
कानून के समान ही होता है। इन कार्यपालिका आदेशों के माध्यम से राष्ट्रपति सकारात्मक रूप से कानून निर्माण की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति विशेष अधिवेशन बुलाने की शक्ति, प्रशासन अनुभव, सर्व समर्थन लॉबी, कृपा की शक्ति, कांग्रेस सदस्यों के साथ संपर्क और इन सबके अतिरिक्त अमेरिकी जनता के सीधे अपील कर विधि निर्माण को प्रभावित कर सकता है। यानी कानून अगर वो जो राष्ट्रपति के नहीं बनाए तो वो जनता के सामने वो कानून का निर्माण रख सकता है जनता के सामने कि ये कानून बनना उचित है कि नहीं होते। तो जनता जनहित अगर वो बहुमत दे दे कि हाँ ये बनना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए, तो वो कानून बन जाएगा। इस तरीके से कांग्रेस के बिना गए वो कानून बन सकता है और कांग्रेस को वो कानून बनाना ही पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि राष्ट्रपति ने किसको? जनता से संपर्क कर लिया है। इस प्रकार से इसके अतिरिक्त जनता से सीधे अपील कर विधि निर्माण को प्रभावित करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति व्यवस्थापन के क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यों का पर्याप्त प्रभाव डालता है। कांग्रेस राष्ट्रपति के संदेश से प्राप्त प्रेरणा के आधार पर व्यवस्थापन कार्य प्रारंभ करती है और व्यवस्थापन बहुत सीमा तक राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही संपन्न होता है। तो कुल मिलाकर यही है कि राष्ट्रपति कांग्रेस के कार्यों को, जैसे उनकी शक्ति थी राष्ट्रपति की, वैसे ही कांग्रेस के कार्यों को वो प्रभावित करता है। किस प्रकार से उन्होंने प्रभावित किया, अब पढ़ेंगे। कांग्रेस राष्ट्रपति के कार्यों को कैसे प्रभावित करता है। देखो, जो राष्ट्रपति कांग्रेस के कार्यों को कैसे प्रभावित, वो तो उनकी शक्तियों में आप बहुत सारे देख चुके हैं, लेकिन कांग्रेस यानी संसद राष्ट्रपति के कार्यों को कैसे प्रभावित करता है। यदि एक और राष्ट्रपति कांग्रेस के व्यवस्थापन कार्यों को प्रभावित करता है तो दूसरी ओर कांग्रेस राष्ट्रपति के क्रियाकलापों पर भी प्रभाव डालती है। जैसे जहां तक राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों का संबंध है, उनके प्रयोग में कांग्रेस विशेषतः सीनेट यानी राज्यसभा, सीनेट राष्ट्रपति की सहभागिता या सहभागिनी है। राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों और संधियों पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। यानी जब राष्ट्रपति राजदूतों और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो सीनेट से स्वीकृति लेना बहुत ही जरूरी होता है। परराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर भी सीनेट की विदेश मामलों की समिति कड़ी नजर रखती है। यानी विदेशों से परराष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दूसरे देशों से राष्ट्रपति अगर संबंध बनाए रखे, संधि करे, तो उसका भी सीनेट ध्यान रखती है। उस मामलों में, विदेशी मामलों में किसकी? सीनेट की समिति एक बनाई गई है, वो उन पर नजर रखती है कि राष्ट्रपति कोई गलत संधि तो ना कर ले। और वर्तमान में राष्ट्रपति सामान्यतः वैदेशिक संबंधों का संचालन सीनेट की इस समिति को और समिति और सीनेट के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों के परामर्श से ही करते हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रपति जो भी विदेशों से संबंध करता था, सीनेट और उनकी समिति से सलाह लेकर ही ये अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकता, इसे सलाह लेकर ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना सकता है। इन सब के अतिरिक्त कांग्रेस को राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का अधिकार प्राप्त है। महाभियोग पहले भी पढ़ा हमने कि कांग्रेस यानी संसद द्वारा दोनों में 2/3 बहुमत, प्रतिनिधि सभा और सीनेट में दोनों में 2/3 बहुमत द्वारा राष्ट्रपति पर आरोप लगाए, देशद्रोह या फिर भ्रष्टाचार, ऐसा कोई आरोप लगाए, वो उसको कहते हैं महाभियोग। तो उसकी जांच फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जांच करते हैं। उस जांच में अगर सही पाया गया तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ेगा, और जांच में सही नहीं पाया गया तो वो अपने पद पर बना रहेगा। तो महाभियोग का कार्य भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा सकती है कौन? कांग्रेस, इसलिए प्रभावित करते हैं। यद्यपि महाभियोग के आधार पर राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है और पदच्युत करना एक सरल नहीं है,
कहने का मतलब हटा तो सकती है, लेकिन ये प्रक्रिया सरल नहीं है, क्योंकि 1974 के घटनाक्रम से ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस महाभियोग की धमकी मात्र से राष्ट्रपति को औचित्य पर चलने या त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। ये धमकी दे सकता है कि हाँ मैं ये क्या कहते हैं, महाभियोग लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, 2/3 बहुमत और बहुमत सारा मिले तब जाके, लेकिन ऐसे धमकी दे दी जाए तो भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ेगा कि या तो आप त्यागपत्र दे दो, नहीं तो आपके खिलाफ हम महाभियोग लाते हैं। तो कांग्रेस महाभियोग की धमकी देकर राष्ट्रपति को औचित्य चलने का त्यागपत्र या देने के बाध्य कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों संविधान के अंतर्गत की गई व्यवस्थाओं और परंपराओं के आधार पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और बहुत कुछ सीमा तक परस्पर आश्रित है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है। राष्ट्रपति के बगैर कांग्रेस नहीं और कांग्रेस के बगैर राष्ट्रपति नहीं। वर्तमान समय में तो प्रशासन और कानून निर्माण के क्षेत्र की जटिल परिस्थितियों के कारण इन दोनों का पारस्परिक संबंध और सहयोग नितांत आवश्यक समझा जाता है। यानी कि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां आ गई है कि कठोर कानून के लिए कठोर, वहां पे कठोर कानून है, तो ये दोनों के सहयोग के बगैर कोई कार्य नहीं होगा। न तो कानून बन सकता है, न राष्ट्रपति प्रभावित कर सकता है दूसरों को, तो दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। लेकिन यदि राष्ट्रपति पर एक राजनीतिक दल का नेता पदासीन हो और कांग्रेस में से एक दूसरे राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो, तो राष्ट्रपति और कांग्रेस प्रशासनिक गतिरोध उत्पन्न होने की सीमा तक एक दूसरे का विरोध करने की प्रवृत्ति अपना सकते हैं। यानी यह भी कही गई है बात कि अगर कोई दल, जो कांग्रेस का दल, ये राष्ट्रपति का दल, जो मंत्रिमंडल है, एक ही दल का हो, 2 दल ही है वहां, तो रिपब्लिकन या डेमोक्रेटी, तो ये अगर डेमोक्रेटी का ही राष्ट्रपति है और मंत्रिमंडल उनका ही है, या फिर कांग्रेस भी उन्हीं का है, तो राष्ट्रपति का प्रभाव, कांग्रेस दूसरी दल का है और राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल दूसरे दल के, तो राष्ट्रपति का प्रभाव अलग होता, दोनों एक दूसरे के मिलनसार नहीं रहेंगे और दोनों एक दूसरे को पूरक नहीं होंगे। और अगर दोनों का दल एक ही है तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे, यानी एक दूसरे के विरोध करने की प्रवृत्ति आ सकती है। 1984 से 1992 के वर्षों में यह स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इन वर्षों में राष्ट्रपति पद पर रिपब्लिकन पार्टी का अधिकार था, यानी राष्ट्रपति पद था उसका रिपब्लिकन पार्टी थी, जो उनके मंत्रिमंडल भी रिपब्लिकन पार्टी थे। लेकिन कांग्रेस के दोनों सदनों में डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत प्राप्त था। मैंने कहा ना, दोनों दल, अगर कांग्रेस को अलग दल है और राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल का अलग दल है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे के विरोधी होंगे और जल्दी ही सरकार गिरने की कोशिश हो सकती है। तो ये दोनों दल अलग अलग होंगे तो दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य कर सकते हैं, प्रभावित नहीं करेंगे कार्यों को। 1996 में राष्ट्रपति पद और कांग्रेस के दोनों सदनों के जो चुनाव हुए, उन्होंने पुनः इस स्थिति को जन्म दिया कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बिल क्लिंटन राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए, लेकिन कांग्रेस के दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत प्राप्त था। 2000 ईस्वी में लेकर 2005 तक ये स्थिति नहीं है, यानी ये 1996 से लेकर 2000 तक की स्थिति थी, लेकिन 2000 से 2005 तक ऐसी नहीं थी, दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे। व्यवहार में सामान्यतः स्थिति ये होती है कि अमेरिका राजनीति में दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे को संतुलित करते हैं तथा दोनों संवैधानिक संस्थाएं, कांग्रेस, राष्ट्रपति भी एक दूसरे को संतुलित करती है। यानी दोनों का दल चाहे दूसरा हो चाहे दोनों एक ही हो, ये दोनों एक दूसरे को नियंत्रण और संतुलित करती है। राष्ट्रपति वापस क्या कहते हैं, निषेधाधिकार, ये भी निषेधाधिकार पहले पढ़ चुके आप, वीटो, तो वो वीटो कर सकता है। कांग्रेस भी उन पर महाभियोग का आरोप लगा सकती है। अब है
तीसरा है कांग्रेस और राष्ट्रपति। कांग्रेस और राष्ट्रपति, अब दोनों के क्या संबंध है, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। इन दोनों में से किसके द्वारा और किस सीमा तक अधिक शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, ये राष्ट्रपति के व्यक्तित्व और समकालीन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यानी राष्ट्रपति कैसा प्रभावित है कि नहीं है, उनका व्यक्तित्व कैसा है। जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन ये सब आए थे, तो ये प्रभावित करने वाले थे, तो उनका व्यक्तित्व प्रभावित है तो वो कांग्रेस को जो चाहे वो करवा सकता है। तो उनकी परिस्थिति और समकालीन परिस्थिति और व्यक्तित्व के ऊपर ये कार्य हो जाते हैं। यदि राष्ट्रपति सामान्यतः व्यक्तित्वधारी व्यक्ति है और देश में संकट की स्थिति नहीं है, तो राष्ट्रपति और कांग्रेस शासन व्यवस्था के समस्त ढांचे में लगभग समान साझेदारी होते हैं। यानी संकटकालीन में हो तो राष्ट्रपति की शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति जल सेना, थल सेना और वायु सेना ये सब का सेनापति होता है। उनको सेना का प्रमुख कहा जाता है। तो इसलिए संकट काल में राष्ट्रपति की शक्ति बढ़ जाती है और सामान्य काल में दोनों की शक्ति एक जैसी हो जाती है। दोनों साझेदार हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के मिलकर कार्य करते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति पद पर जैक्सन, लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट और एफडी रूजवेल्ट जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आसीन होता है, तो कांग्रेस राष्ट्रपति के व्यक्तित्व के सामने दब जाती है और राष्ट्रपति उस पर छा जाता है। राष्ट्रपति के ही राजनीतिक दल को कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त होने पर विशेष रूप से ये बात देखी जा सकती है। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति का व्यक्तित्व अच्छा होता, तो ये उदाहरण भी बताया, जैक्सन, लिंकन और रूजवेल्ट ये राष्ट्रपति थे, उस समय हावी हो गए थे राष्ट्रपति, पूरी शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में, कांग्रेस कुछ भी नहीं कर सकती थी। जो राष्ट्रपति कहे वही करता था और कांग्रेस कहने पर वो आनाकानी करता था, राष्ट्रपति कुछ भी नहीं करता था। इन दोनों संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों में राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाने वाला दूसरा तत्व संकटकालीन स्थिति है। यानी राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाने का एक और तत्व अभी पड़ा जो संकटकालीन है। संकट काल में कांग्रेस राष्ट्रपति का नेतृत्व स्वीकार कर लेती है। यानी राष्ट्रपति जो नेतृत्व करे, सेना का चाहे कोई भी फैसला करे, कहाँ पे लड़ाकू विमान भेजने का, सेना को तैनात करना, ये सब राष्ट्रपति नेतृत्व करता है और कांग्रेस को वो सब स्वीकार करना पड़ता है। और संकट का सामना करने के लिए राष्ट्रपति संविधान के बाहर जाकर कांग्रेस के कार्य क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकता है। यानी संविधान के विरुद्ध भी वो जा सकता है संकट काल में। जब युद्ध हो तो संविधान में बाहरी आक्रमण का मना है, पंचशील का सिद्धांत है, जैसे कि बाहर शांति बनाए रखना, ये सब बातें हर किसी देश में संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन अगर संकट काल में राष्ट्रपति का पद और भी शक्तिशाली हो सकता है, वो कांग्रेस का अधिकार है संविधान पे, तो संविधान में जो बातें लिखी गई है उनका विरोध में जाकर भी राष्ट्रपति कदम उठा सकते हैं। यानी संविधान के विरुद्ध भी वो अपना कार्य कर सकता है। तो कांग्रेस इसके नीचे दब जाती है। कब? संकट काल में। सन 1917 में वुडरो विल्सन ने कांग्रेस की अस्वीकृति के बावजूद व्यवसायी जहाजों का शस्त्रीकरण कर दिया था। यानी वुडरो विल्सन ने 1917 में कांग्रेस ने मना करने पर भी उनके व्यवसायी जहाज, यानी जो व्यापार वाणिज्य कर रहे थे जहाज, जो शस्त्रीकरण कर दिया था, यानी जो हथियारों को जहाज के थ्रू बेच दिया गया था, जबकि कांग्रेस ने मना किया था। तो रूजवेल्ट ने प्रभावित होकर संकट काल में ये कार्य कर दिए थे और कांग्रेस को बातों को अस्वीकृत कर दिया था। और आर्थिक संकट की स्थिति का अंत करने के लिए कांग्रेस ने रूजवेल्ट को आर्थिक विषय पर विधि निर्माण की शक्ति दे दी थी। यानी कानून बनाने का निर्माण भी कांग्रेस ने रूजवेल्ट को आर्थिक विषय के बारे में, यानी आर्थिक स्थिति अगर खराब हो जाए, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वो कुछ भी व्यापार को बढ़ावा कर सकता है, वो हथियार भी बेच सकता है, ये सब बातें कर सकता है। कांग्रेस खुद रूजवेल्ट को आर्थिक विषयों के बारे में विधि निर्माण यानी कानून निर्माण करने की, कानून को बनाने की या निर्माण करने की शक्ति राष्ट्रपति को दे दी गई थी।
20वीं सदी में कांग्रेस के स्थान पर राष्ट्रपति के अधिक शक्तिशाली बनने की प्रवृत्ति देखी जाती है और उसी आधार पर वियर्स कहते हैं कि रचनात्मक कार्य कुशलता के क्षेत्र में कांग्रेस का औज हुआ है, यानी पतन हुआ है, यानी बहुत शक्ति कम हो गई है। और इसके साथ ही कार्यपालिका के क्षेत्र में लगभग क्रांतिकारी वृद्धि हुई है, यानी कांग्रेस की शक्ति कम हो गई है। और कार्यपालिका, क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति प्रमुख होता है, तो कार्यपालिका की शक्ति बढ़ गई है, यानी राष्ट्रपति की और मंत्रिमंडल की। लेकिन मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के साथ ही रहते हैं, जो राष्ट्रपति कहे वही मंत्रिमंडल को करना पड़ता है, सभी एक साथ सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। तो इसका मतलब अब 20वीं सदी में ये आ गया है कि राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका की शक्ति बढ़ गई है और कांग्रेस की शक्ति कम होती जा रही है। कल हम पढ़ेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट दोनों की तुलना, समानता और असमानता क्या है, वो सब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।